हेलो। चलिए, पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, इस पार्ट को आप क्या करिए कि आपको टेबल मैंने दे दिया है। टेबल के आगे क्या करिए कि आप जिस तरह से ये कनेक्शंस किए हैं आप इन कनेक्शंस को फुलफिल कर दीजिए। जैसे बैक फ्रंट पे आप इधर आगे बढ़ते जाइए, बैक उसके इधर होते जाएंगे। पहला वाला किस पे जा रहा था, जैसे ये 10 पे जाएगा, तो देखिए पहला कनेक्शन मैंने किस पे कर दिया, 10 पे। अब ये 10 वाला बैक की तरफ कितने पे आएगा, आपका कितने पे आ रहा था, 3 पे आ रहा था। फिर 3 वाला आगे कहाँ जा रहा था। तो इस तरह से आप वाइंडिंग को भरोगे। देखो गाइस, यहाँ पे इतने क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं, तो इसलिए मैं इस पार्ट को स्किप कर रहा हूँ। आप इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप समझ जाना कि कहाँ से किस तरह से कनेक्ट किया गया है, किस वाली कॉइल को। क्योंकि ये स्लॉट्स हैं, एक स्लॉट्स में 2 कॉइल साइड्स हैं, तो ये एक कॉइल साइड, एक कॉइल साइड ये हो गया। तो इस तरह से मैं एज्यूम करके चला हूं और आप इसे समझ जाना। चलिए, अब हम आगे करते हैं कि एक प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपको पता है कि जो आपकी लैप वाइंडिंग है, उस लैप वाइंडिंग में क्या है, इस लैप वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स बहुत ज्यादा हैं। तो अगर बाय चांस कभी भी मैग्नेटिक असिमेट्री आई, ठीक है, बहुत ज्यादा अगर पैरेलल ऑफ पाथ हैं और अगर मैग्नेटिक असिमेट्री आ गई, मान लीजिए कुछ वियर या टियर की प्रॉब्लम से आपका मैग्नेटिक असिमेट्री या तो एजिंग इफेक्ट की वजह से आ सकता है, ठीक है। रीजंस क्या है, एजिंग इफेक्ट। दूसरा रीजन क्या है कि आपका वियर टियर की वजह से जो बियरिंग होती है वो थोड़ी सी स्लाइटली घिस जाती है। तो होता क्या है कि नंबर ऑफ जब ज्यादा पोल्स होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जाना होने की वजह से नंबर ऑफ पोल्स भी तो ज्यादा होंगे। तो उस पोल्स के अंदर में क्या होगा कि जैसे डाउनवर्ड में आपकी रोटर कुछ नीचे झुक जाएगा, यानी एयर गैप जो होता है, ध्यान से देखिएगा कि जैसे ये आपका कोई स्टेटर है, ये एयर गैप ये कुछ कम हो जाएगा। देखो ध्यान से, ये एयर गैप क्या हो जाता है, कम हो जाएगा। जैसे 6 पोल की अगर मशीन ले लें हम, तो ये देखिए 6 पोल की आपकी मशीन हो गई। ये देखिए कुछ इस तरह का असिमेट्री की वजह से ये चीजें आपकी आ जाएंगी, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो अब ये चीजें आपकी कितनी हो जाएंगी, 6 पोल ही लेना है ना, तो आप 2 2 4 2 6 ऐसे कर दीजिए, ठीक है। चलिए, ये मान लीजिए कि 6 पोल की मशीन है, इसमें देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये जैसे जैसे मैं नीचे आता गया हूँ, ये यूनिफॉर्म एयर गैप नहीं है। कुछ टाइम बाद क्या होता है कि कुछ समय बाद ऐसा हो जाता है, जैसे मशीन बहुत लंबे समय तक रन कर ली, 2-3 साल, तो उसके बाद कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है कि उसमें जो बियरिंग्स लगी होती हैं, उन बियरिंग्स में क्या हो जाता है कि असिमेट्री आ जाती है। तो इसकी वजह से ये एयर गैप नीचे वाले पोल पे क्या हो जाता है कि कम हो जाता है और उधर क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। या तो मैग्नेटिक एसिमेट्री कभी आ जाए, या तो एजिंग इफेक्ट, जो मैग्नेट्स लगे रहते हैं उनमें क्या हो जाए कि उसकी मैग्नेटिक पावर किसी वजह से क्या हो जाए, थोड़ी सी स्लाइटली रिड्यूस हो जाए। क्योंकि वो जैसे जैसे पुराना आता जाएगा कि उसके समय के साथ, जैसे आप भी समय के साथ जैसे जैसे आगे बढ़ते हो, तो आपकी भी वर्क करने की क्षमता उतनी नहीं रह जाती है। तो सेम इसी की वजह से अगर थोड़ा सा भी डिस्टरबेंस आता है, तो क्या होता है कि एक सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करने लगता है, यानी एक सर्कुलेटिंग करंट क्या होने लगता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि थोड़ा सा भी वोल्टेज में स्मॉल वेरिएशन भी, टीनी वेरिएशन भी अगर दिखेंगे आपके, तब भी क्या हो जाएगा, सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होने लगता है, सर्कुलेटिंग करंट ब्रशेस में। और ये अनवांटेड होता है बेटा, ब्रशेस में क्या करेगा, अनवांटेड हीट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। एक ब्रश से स्टार्ट होकर दूसरे ब्रश में जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से वो ब्रश के अंदर ही क्या होगा, एक सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होने की वजह से वो क्या करेगा, उस डिवाइस में हीट प्रोड्यूस करेगा। तो अगर आप चाहते हो कि ये सर्कुलेटिंग करंट इन फ्यूचर ना फ्लो हो, तो इसके लिए आप क्या करते हो, ये प्रॉब्लम तभी आती है जब नंबर ऑफ पोल्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो ये सर्कुलेटिंग करंट की प्रॉब्लम केवल आपका लैप वाइंडिंग में ही आता है, वेव वाइंडिंग में नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे केवल 2 पैरेलल पाथ ही होती हैं। तो अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हो, अगर आप इसको क्या करना चाहते हो, इलिमिनेट करना चाहते हो, पूरा खत्म तो नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसे कम करना चाहते हो, एलिमिनेट, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, इक्विलाइजर, या तो इसको क्या बोलते हैं, इक्विलाइजर वाइंडिंग या इक्विलाइजर रिंग, जो भी बोल लीजिए। तो ये कभी कभी पूछा जाता है कि इक्विलाइजर रिंग या इक्विलाइजर वाइंडिंग कहाँ पे यूज होता है, तो किस वाइंडिंग में ये यूज होता है। तो इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, ये रिलेटेड है आपका किससे, लैप वाइंडिंग से, ठीक है। अब ये कनेक्ट कहाँ पे होता है, ये आपको माउंट होता है किस पे, माउंटेड माउंटेड ऑन द माउंटेड स्मॉल रिंग,
माउंटेड एट स्मॉल रिंग, कॉपर की रिंग होती है, स्मॉल कॉपर रिंग, ठीक है, ऑन द अपोजिट ऑफ, ऑन द अपोजिट ऑफ किसके, कम्यूटेटर, कम्यूटेटर सेगमेंट, ठीक है, चलने गई, चलिए, कम्यूटेटर सेगमेंट, सॉफ्ट पे माउंट होता है, माउंट एट सॉफ्ट, ठीक है, स्मॉल कॉपर रिंग ऑन द अपोजिट ऑफ द, आपको पता है कि कम्यूटेटर भी आपका सॉफ्ट पे माउंट होता है, तो उसी के अपोजिट साइड में क्या होती है कि आपका ये माउंट कर दिया, सॉफ्ट अगर इस साइड है तो उसके अपोजिट साइड में क्या कर देता है, कुछ कॉपर की आपकी रिंग्स बनाकर क्या कर दी जाती है, वो माउंट कर दी जाती है, इसे क्या बोलते हैं, इक्विलाइजर रिंग या तो इक्विलाइजर वाइंडिंग होती है, ठीक है, उसे आप बाउंड कर दे। ऐसा कर देने से क्या होगा कि सर्कुलेटिंग करंट उससे फ्लो हो जाएंगी। ये जो सर्कुलेटिंग करंट अगर बाद में डेवलप भी होती हैं तो ये सर्कुलेटिंग पाथ, सर्कुलेटिंग करंट को फ्लो होने के लिए वो पाथ को क्या कर देगा, प्रोवाइड करा देगा, जिससे कि जो वाइंडिंग है वो फिर हीट अप नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप इक्विलाइजर रिंग का यूज करते हो, क्यों करते हो, डीसी मशीन में और स्पेशली किस में करते हो, लैप वाइंडिंग में, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी वेव वाइंडिंग, ठीक है। तो वेव वाइंडिंग में देखो, अब वेव वाइंडिंग के बारे में इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, किस तरह से की जाती है ये वाइंडिंग वो मैं आपको बता देता हूँ, और बाकी जो टर्म्स थे उन टर्म से क्वेश्चन आते हैं तो वो चीजें आपको समझनी है। चलिए देखिए, सबसे पहली चीज तो आपने जो मशीन में किया था फॉर वेव बाइंडिंग के होता है कि सबसे पहली चीज यहाँ पे देखिए, फॉर वेव बाइंडिंग, फॉर वेव बाइंडिंग जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होता है वो क्या होता है, ऑलवेज 2 होता है, ये याद रखना है आपको। यानी पोल से मतलब नहीं है कितने नंबर ऑफ पोल हैं, जितने भी पोल हों इसमें इसका इस तरह से इसका कनेक्शन किया जाता है कि जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। यानी या तो इसको ये भी कर सकते हो, a इज इक्वल टू 2m, ठीक है, a इज इक्वल टू 2m, ये फॉर किसके लिए था, ये सिंप्लेक्स वाइंडिंग के लिए था, सिंप्लेक्स वाइंडिंग। और अगर मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग है तो a इज इक्वल टू 2m हो जाएगा, m मल्टीप्लेक्स में अगर ड्यूप्लेक्स है तो m इज इक्वल टू 2, ट्रिप्लेक्स है तो m इज इक्वल टू 3, इस तरह से आप इंक्रीज करते जाओगे, ठीक है। चलिए अब दूसरी पॉइंट, पहली पॉइंट ये रिमेंबर कर लीजिएगा बहुत ही आसानी से, क्योंकि जब भी कोई न्यूमेरिकल आता है मशीन का तो यहाँ से वो चीज, अगर वेव वाइंडिंग है तो आप हमेशा उसके पैरेलल पाथ ए की जरूरत पड़ती है। बहुत सारे फार्मूले जब भी हम डेवलप करेंगे आगे तो वहां पे ए आएगा, तो ए की वैल्यू आपको बताएंगे नहीं, जब वो वाइंडिंग डिफाइन कर देंगे तो नहीं बताएंगे कि लैप है या तो वेव है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब इससे दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट लाते हैं, और वो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इट इज आल्सो कॉल्ड सीरीज वाइंडिंग, आल्सो कॉल्ड सीरीज वाइंडिंग, और इसको क्या बोलते हैं, सीरीज वाइंडिंग, या तो क्या बोलते हैं इसको, और सीरीज वाइंडिंग, और या डबल सर्किट वाइंडिंग, या तो डबल सर्किट वाइंडिंग, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट इसका क्या है कि इसमें आपका कम्यूटेटर, मतलब एप्लीकेशन देख लीजिए, यूजेस कहां पे यूज होगा। अब चूंकि सीरीज वाइंडिंग से क्यों हुआ जाता है, क्योंकि कुछ वाइंडिंग इसकी सीरीज में होती है, और सीरीज में जब कुछ चीजें ऐड हो गई तो इसका मतलब क्या होगा, उसकी वोल्टेज रेटिंग हाई हो जाती है, समझ में आ रहा है, यानी हाई वोल्टेज रेटिंग, हाई वोल्टेज रेटिंग एंड लो करंट रेटिंग, लो करंट रेटिंग। आई होप कि ये चीज आपको समझ में, एक चीज तो ये कहां पे यूज होती है, ये चीज आप याद रखना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी यहाँ से और क्या क्वेश्चन आते हैं जो भी, तो ये वाइंडिंग की कैसे जाती है इतना समझना नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट, कम्यूटेटर पिच, सारी चीजें जो भी चीजें थी वो तो समझना ही है। कम्यूटेटर पिच यहाँ पे कितना रखा जाता है, TATOR ना, कम्यूटेटर पिच किससे दिखाते हो आप, YC,
यहाँ पे क्या हो जाएगा, YC आपका लैप वाइंडिंग में कितना था, प्लस माइनस M। अगर सिंप्लेक्स वाइंडिंग है तो क्या करते थे, 1 होती थी, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा कि 2 और आपका नंबर ऑफ कॉइल्स प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई पोल। ठीक है, ये फार्मूला होगा। या अगर इसको किसके टर्म में लिखना चाहते हो, अगर आप चाहते हो C क्या है, नंबर ऑफ कॉइल्स, C क्या है, C जो यहाँ पे है वो है आपका नंबर ऑफ कॉइल्स। तो अब Z के टर्म में लिखना चाहते हो तो Z इज इक्वल टू क्या हो जाता है, Z क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉइल्स का क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2C। तो अगर इसको Z के टर्म में लिखना चाहते हो ये YC, तो एक और फार्मूला यहाँ पे बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 2C यहाँ पे आ गया ना बेटा, तो 2C की जगह क्या लिख सकते हो, Z और प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाई होल। ये दोनों फार्मूले हैं, ये दोनों फार्मूले से आपका निकलेगा यहाँ पे कम्यूटेटर पिच, यानी वेव वाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच 1 नहीं होता है। वो डिपेंड करेगा कि आप कितने कंडक्टर्स ले रहे हो और कितने पोल की मशीन है, उस पे डिपेंड करेगी कम्यूटेटर पिच। ठीक है, अब जो यहाँ पे प्लस और माइनस देख रहे हो, अगर ये प्लस है, अगर इस फार्मूले में यहाँ पे एक और चीज देखना कि ये जो पॉजिटिव साइन देख रहे हो ये किसके लिए है, प्रोग्रेसिव के लिए, और ये जो नेगेटिव साइन यहाँ पे देख रहे हो ये किसके लिए है, रेट्रोग्रेसिव। बात आई समझ में, यहाँ पे प्लस लोगे तो प्रोग्रेसिव वाइंडिंग बनेगी, और रेट्रोग्रेसिव का पिच अगर निकालना है कम्यूटेटर पिच। कम्यूटेटर पिच होता क्या, अगर नहीं देखा तो आप पिछली वीडियो प्लीज देख लीजिए वहां पे। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ से और निकल कर आएंगे, वो क्या आएगा कि आप फ्रंट पिच और बैक पिच देखते थे ना, तो अब यहाँ पे फ्रंट पिच और बैक पिच यहाँ भी आएगा कि आपका जो एवरेज पिच, तो पहले फ्रंट और बैक देख लेते हैं। तो इस केस में यहाँ पे YF जो होता है वो ऑलवेज इक्वल टू होता है किसके, Y बैकवर्ड के। तीसरा पॉइंट यहाँ पे रिमेंबर करना है, पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी वाइंडिंग होती है जिसमें फ्रंट पिच और बैक पिच दोनों को क्या रखा जाता है, इक्वल रखा जाता है। ठीक है, अब अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एवरेज पिच क्या होती है। तो एवरेज पिच निकालने का तरीका तो वही होगा कि एवरेज पिच की अगर आप बात करो, एवरेज पिच मतलब YA, तो क्या हो जाएगा YF प्लस YB/2। अब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल टू हैं, तो यहाँ पे जो इसका एक फार्मूला, वहां पे क्या था आपका Z/P माइनस 1 करके कुछ इस तरह से फार्मूला था, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये फार्मूला, वहां पे -1 नहीं, मतलब Z/P था ना लैप के लिए, अभी पिछली वीडियो में आपने देखा था। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे Z और प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाई P होता है, तो ये भी याद रखिएगा। यहाँ से तीसरा इसका इंपॉर्टेंट फार्मूला इस चीज के लिए कि वेव में क्या होते हैं ये सारे। अब यहाँ पे आपको आप जब इनको एनालाइज करेंगे तो आपको देख रहे होंगे कि जो एवरेज पिच है वो इज इक्वल टू किसके है, आपका कम्यूटेटर पिच के। यानी अगर वेव वाइंडिंग है तो उसका जो एवरेज पिच होता है और कम्यूटेटर पिच, वो दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये कुछ वेव बाइंडिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। और एक और इसका एडवांटेज है कि इसमें आपके हमेशा क्या लगते हैं कि 2 ही आपके पैरेलल पाथ होंगे, तो हेंस ऑलवेज कितने लगेंगे, ऑलवेज 2 ब्रशेस, यानी कितने भी पोल, ऑलवेज 2 ब्रशेस, यानी हमेशा 2 ब्रश ही आपको वेव बाइंडिंग में जरूरत होगी, चाहे कितने हो पोल का मशीन बना लीजिए। ठीक है, तो इसका कॉस्ट भी थोड़ा सा उससे कम आ जाएगा। चलिए, तो ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि आप उससे कोरिलेट करके भी पढ़ सकते हो। ठीक है, कि किस तरह से, क्योंकि वेव और लैप है क्या, कुछ है नहीं, बाइंडिंग्स करने का तरीका है। ठीक है, एक आपको वोल्टेज रेटिंग को बढ़ा रहा है और एक क्या कर रहा है, करंट रेटिंग को बढ़ा रहा है। आप इस तरह से कॉइल को कनेक्ट कर दे, नॉर्मली करते हो ना, सीरीज में करते हो तो वोल्टेज रेटिंग बढ़ती है, पैरेलल में करते हो तो कुछ उसी तरह का अरेंजमेंट है। यहाँ भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन है बेसिकली वही कि आप सीरीज में कैस्केड कर रहे हो, दैट इज अ वेव, आप पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हो बहुत सारी वाइंडिंग्स को, तो वो हो जा रही है आपकी लैप वाइंडिंग। अब यहाँ पे सीरीज में है, ठीक है, तो
अब कनेक्शन कैसे होता है, थोड़ा सा एक डायग्राम देख लीजिए, उसके बाद हम इस पे, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए देखिए, वेव वाइंडिंग्स का नाम है, एक वेव की तरह एक बना दीजिए सारी वाइंडिंग्स को, और उसी को आप कम्युटेटर से कनेक्ट कर दीजिए। देखिए सिंपली, सॉरी, ये आप थोड़ा सही से बनाएगा एक जैसा, ठीक है, ये आया। देखिए अब एक आपका ये हो गया और दूसरा आपका ये, अब इनको क्या कर दीजिए, कम्यूटेटर सेगमेंट पे ऐड कर दीजिए। देख रहे हैं ना, इस तरह से ये कनेक्ट होते हैं। तो ये वेव की तरह दिख रहे हैं, इसलिए इनका नाम होता है वेव वाइंडिंग। और एक जो कॉइल यहाँ पे ऐड हुआ है ना, और दूसरा यहाँ पे ऐड हो रहा है, देख रहे हैं, तो इन्हीं के बीच को क्या बोलते हैं, अब ये हो जाएगा आपका कम्यूटेटर सेगमेंट। वहां पे क्या था, जस्ट उसके बगल में कनेक्ट हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पे बगल में नहीं हो रहा है बेटा, बीच में और सारे कम्यूटेटर सेगमेंट्स हैं, ठीक है। ये कहीं मान लो 1 है तो 2 3 4 5 या 6 पे अटैच हुआ, वो डिपेंड करेगा कि कितने आपके स्लॉट्स हैं और कितने कंडक्टर्स आप यूज कर रहे हो। अब डिटेल से मैं यहाँ पे लैब की तरह नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि कोई फायदा नहीं, इससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ये कंस्ट्रक्शंस में अगर आप किसी कंपनी में जा रहे हो, मोटर डिजाइनिंग में, तो चूंकि ये सब आजकल कंप्यूटराइज्ड किए जाते हैं, तो कोई आपको इतना पहले की तरह जोड़ जोड़ के वायर काउंट नहीं कर रहे हैं। सारी मशीनें पड़ी हैं, वो ऑलरेडी सब काउंट करके और स्लॉट्स को भर देती हैं, ठीक है। एक कंप्यूटर पे कोडिंग कर दी गई है, तो आपको कुछ करना नहीं है जनरली। चलिए अब क्या करना है कि अगर बैकवर्ड फॉरवर्ड देखना चाहते हो, तो देखो ये वाला जो हिस्सा कहलाएगा यहां से यहां तक, ये क्या होगा, बैकवर्ड। और ये जो जिससे ये कनेक्ट होगा वो वाला पार्ट यहां से यहां तक क्या होगा, फॉरवर्ड पिच होगी। तो इसलिए देखिए दोनों यहाँ पे क्या होती हैं, इक्वल टू होती हैं, ठीक है। तो अब इससे ज्यादा यहाँ पे कुछ समझना नहीं है, ठीक है। अब चलिए हम चलते हैं, आपका वेव बाइंडिंग इस तरह से होती है आपकी, डिफरेंट कनेक्शन होते हैं। अब थोड़ा दोनों में रिलेशन समझ लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस आते हैं दोनों के रिलेशन पे, उससे जरा देख लीजिए आप, ठीक है। आई होप बन गया होगा, बना लिया सबने। चलिए चलिए जो पार्ट स्किप करना है उससे आप इतना करिए, एग्जाम ऑफ पॉइंट से कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जो इंपॉर्टेंट में आते हैं क्वेश्चन उससे हम देखते हैं। मान लीजिए कि एक लैप वाइंडिंग है, एक लैप वाइंडिंग हो गया और एक क्या हो गया, वेव वाइंडिंग। इन दोनों में रिलेशन मुझे देखना है। तो नॉर्मली एक सिंपली, अब देखिए मैं आपको बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूं कि आप लैप वाले को क्या समझ के चलो, पैरेलल कनेक्शन कॉइल्स का, और इसको क्या लेके चलो, सीरीज कनेक्शन कॉइल का, ठीक है। कुछ इसी तरह का है, क्यों, क्योंकि ये जो है ये करंट रेटिंग इसमें हाई होती है और इसमें क्या होती है, वोल्टेज रेटिंग हाई होती है। ये किसका भी यूज होता है, हाई करंट रेटिंग, और ये किसके लिए यूज होता है, हाई वोल्टेज रेटिंग। इसका मतलब क्या है कि हाई वोल्टेज रेटिंग हाई कब होती है, वोल्टेज हाई तभी होगी जब आप बहुत सारी कॉइल्स को किसमें, सीरीज में कनेक्ट करोगे। और आपका करंट रेटिंग तब हाई होगा जब बहुत सारे पैरेलल पाथ बनाओगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर मैं आपको समझा देता हूँ कि इन दोनों में रिलेशन क्या होता है। तो मान लीजिए कि 4 कॉइल ले लीजिए, कुछ इस तरह की कॉइल्स हैं, 1 2 3 और ये 4, और पैरेलल पाथ भी कितने बना दीजिए, 4 बना दीजिए। कुछ इस तरह से अटैच है, आप समझ जाइए, ठीक है। 4 बना लीजिए, लैप कर रहा हूं ना, तो पैरेलल पाथ ज्यादा होंगे इसमें। कुछ इसी तरह से कनेक्शन होता है अगर आप बेसिकली देखते हो तो। चलिए अब मान लीजिए कि एक एक यहाँ पे एक एक कॉइल 1 वोल्ट जनरेट कर रही है, तो ये भी 1 वोल्ट, ये भी 1 वोल्ट, और इसमें जो करंट रेटिंग है वो मान लीजिए कि 2 एम्पियर जा रही है, एज्यूम कर लीजिए समझने के लिए बस। तो अब इसकी वोल्टेज रेटिंग कितनी बता दीजिए, अभी कितना, 1 वोल्ट, ये 2 वोल्ट, ये 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, इसमें भी 4 वोल्ट, इसमें भी 4 वोल्ट, इसमें भी 4 वोल्ट। तो अगर वोल्टेज रेटिंग की बात करो तो कितना आ जाएगा, 4 वोल्ट।
करंट रेटिंग की बात करो 2 एम्पियर इसमें, 2 एम्पियर इसमें, 2 एम्पियर इसमें, तो ओवरऑल करंट यहाँ पे कितनी आएगी, कितनी आ जाएगी, 8 एम्पियर। तो अब अगर हम बात करते हैं कि 8 एम्पियर अगर आ गया तो अब क्या करोगे, पावर रेटिंग कितनी हो जाएगी, ये 8 चौका 32 वाट। अब सेम अगर इतने ही आप डिजाइन यहाँ पे करोगे तो चूंकि यहाँ पे नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 2 ही रखने हैं, तो इसलिए आपको अगर सेम पावर का बनाना है तो आपको यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, इस नंबर ऑफ जो कॉइल्स थी उनको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा सीरीज में रखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 और एक क्या हो जाएगा 8। अब ऐसे ही दूसरे वाले पैरेलल पाथ में भी क्या रखना पड़ेगा, आपको 8 कंडक्टर्स मतलब 8 कॉइल्स को क्या करना पड़ेगा, कैस्केडेड करना पड़ेगा, मतलब सीरीज कनेक्शन करना पड़ेगा। ये 8 गिन के आप बना लेना, ठीक है, यहाँ पे देखना मत कि कितने बने हैं। तो अगर एक बोल्ट कर रहा है तो टोटल वोल्टेज रेटिंग कितनी आएगी बेटा, 8 वोल्ट आ जाएगा। करंट रेटिंग कितनी आ जाएगी, अगर 2 एम्पियर इसमें है 2 एम्पियर इसमें, तो करंट रेटिंग कितनी आ जाएगी, 4 एम्पियर। लेकिन जो पावर रेटिंग है वो कितनी आ जाएगा, 32 वाट। तो ये वोल्टेज रेटिंग, करंट रेटिंग। तो देखिए वोल्टेज जब भी आपका वेव वाइंडिंग हो तो वोल्टेज रेटिंग बढ़ गया ना, पावर रेटिंग सेम है, ठीक है। तो इस प्रकार अगर हम एज्यूम करके चलें कि जो यहाँ पे पैरेलल पाथ थे वो एपी है, पैरेलल पाथ समझ रहे हैं ना, पैरेलल पाथ इसका एपी है, अब इसका पैरेलल पाथ कितना है, ए वेव, ए डब्ल्यू कर दो। अब जो इसमें करंट फ्लो हो रही है वो आईपी है और इसकी जो करंट है वो क्या मान लीजिए आई डब्ल्यू। इसका जो रेजिस्टेंस है, जो ये कंडक्टर्स लगे इनका कुछ रेजिस्टेंस होगा तो वो लैप पी सॉरी एल एल कर दीजिए ना, लैप है तो लैप एल नाम दे दीजिए आर एल, और ये कितना हो जाएगा आर डब्ल्यू, यानी वेव बाइंडिंग का रेजिस्टेंस। क्योंकि बेटा इनके बीच में हमें क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो अब एक बात बताइए कि यहाँ से आई, जब भी आपका आई प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, पैरेलल पाथ के, क्योंकि जितना ज्यादा पैरेलल पाथ होगा उतना ज्यादा आपका क्या होगा, करंट रेटिंग होगी। तो अब यहां से क्या लिख सकते हो आप, यहां से एक फार्मूला आपको बन के आएगा कि I2 का मतलब आप वेव ले लो, आई वेव डिवाइडेड बाई आई लैप इज इक्वल टू ए वेव डिवाइडेड बाई ए लैप। ये आपको बन गया यहाँ से फार्मूला। तो तब इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि करंट वेव में इतना है, लैप में इतना है, तो बाकी में कैसे क्या होगा। अब देखिए, अब एक और चीज आपको पता है कि वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशन होता है, वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, करंट के। वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, 1 बाई करंट, क्योंकि V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो V इज इक्वल टू आई आर, तो I प्रोपोर्शनल टू A। तो अब यहाँ से जो V प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा वो 1 बाई A के हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज रेटिंग जो होती है वो 1 बाई A के प्रोपोर्शनल टू होती है। तो यहाँ से जो फार्मूला आपको बन के आएगा वो अगर आप लेते हो वोल्टेज इसमें वेव बाइंडिंग में तो डिवाइडेड बाई वोल्टेज लैप, तो अब ये अपोजिट हो जाएगा क्योंकि इनवर्सली रिलेशन होगा। तो आपका A लैप और डिवाइडेड बाई A वेव, ठीक है। ये भी फार्मूला आप देख लेना। अब दोनों में पावर तो कांस्टेंट है ना, तो अब अगर पावर की बात यहां देख लेते हैं तो पावर क्या होता है बेटा, आई स्क्वायर आर इज इक्वल टू, तो कांस्टेंट रह रहा है। तो अब क्या कर दीजिए कि आई वेव का स्क्वायर और आर वेव इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, आई लैप का स्क्वायर और आर लैप, ठीक है। और या तो एक फार्मूला और भी बन सकता है कि आई की जगह आई प्रोपोर्शनल टू ए भी होता है, तो आई की जगह यहाँ पे क्या हो सकता है, ए डब्ल्यू का स्क्वायर और आर डब्ल्यू इज इक्वल टू आई आई नहीं, ए के टर्म में लिख दो, ए वेव हो गया ना, लैप का स्क्वायर और आर लैप। तो अब ये चार फार्मूलों पे भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स कि वेव का रेजिस्टेंस इतना है, उसका पैरेलल पाथ इतना है, तो लैप का कितना होगा, ठीक है। ये सारी चीजें आप देख लेना। हाँ दिख रहा है, चलिए यहाँ तक दिख रहा है ना, हाँ ठीक है, वही मैं देख रहा था कि यहाँ तक आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो अब ये रिलेशन है। तो अब एक वेव वाइंडिंग और लैप वाइंडिंग आप जब भी डिजाइन कर, अगर सेम पावर की आपको डिजाइन करनी है तो आपको उसके लिए ये रिलेशन है आपका, इन तीनों चारों में से क्वांटिटी में 2 दे के 3 दे के और आपसे एक क्या कर सकता है, पूछ सकता है कभी भी छोटे छोटे एग्जामिनेशंस में, ठीक है।
आई होप गाइस कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए एक और चीज इससे समझ जाना है, वो भी वेव वाइंडिंग से ही रिलेटेड है, कि अगर आर्मेचर रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए ये क्वेश्चंस आते हैं भाई यहाँ से, ये इंपॉर्टेंट था, वो कनेक्शन पे नहीं है, जो इंपॉर्टेंट चीजें वही मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि इतना डिटेल से भी नॉलेज करके क्या करोगे यार, नॉलेज को कलेक्ट करने के लिए आपको क्या होता है, साथ मेमोरी चाहिए। ज्यादा वेस्ट मटेरियल भर के क्या करोगे, ठीक है, वो फिर रिपीट करोगे, रिवाइज करना पड़ता, नहीं तो फिर आज पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से, कल तो भूल जाओगे, क्या फायदा होगा उसको। चलिए अब हम बात करते हैं आर्मेचर रेजिस्टेंस की। जो आर्मेचर पे आप कंडक्टर स्टेबलाइज करते हो, इवन दो कुछ भी करो आप, यू आर पुटिंग एज अ लैप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग, डज नॉट मैटर, लेकिन उसकी कॉइल है तो कॉइल का रेजिस्टेंस तो कुछ ना कुछ होगा। तो उस पूरे कॉइल का रेजिस्टेंस अगर आपको निकालना है तो उसके लिए फार्मूला होता है, तो उस फार्मूले को बस देख लीजिए। तो आर्मेचर रेजिस्टेंस अगर आपको चाहिए तो आर ए इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स इंटू जेड डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला ऐसे याद रखिए, इस पे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है छोटा छोटा, ठीक है। तो अब इसमें आपको पता है कि ये तो पता है और जेड पता है, लेकिन आपको एक्स के बारे में नहीं पता है, तो एक्स मैं लिख दे रहा हूं, रेजिस्टेंस ऑफ वन कंडक्टर, एक्स इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ वन कंडक्टर। एक कंडक्टर का क्या है, रेजिस्टेंस है, नॉट अ कॉइल, प्लीज रिमेंबर दिस वन, नॉट अ कॉइल, कॉइल का नहीं, कंडक्टर का पूरा रेजिस्टेंस है। तो कॉइल क्या होता है कि पूरे एक कंडक्टर से कॉइल बनती है, तो कॉइल का नहीं, कॉइल का हाफ और दुगुने का कुछ रिलेशन हो जाएगा, तो कंडक्टर की बात करना आप। क्योंकि आपको पता है कि आपका Z इज इक्वल टू क्या होता है, 2C होता है। कॉइल की बात करो तो Z इज इक्वल टू 2C, दो कॉइल का मतलब Z इज इक्वल टू 2C होता है। कॉइल तो पूरे कंडक्टर से बनती है ना, ठीक है। तो अब इस तरह का रिलेशन में आपको क्या करना पड़ेगा, ये चीज मेंशन जरूर कर लेना, यहाँ पे बस एक ही चीज देखनी होती है, बस यही कि कभी कभी वो देते हैं, आप कंफ्यूज मत हो जाना इस क्वेश्चन में, कभी कभी वो कॉइल का रेजिस्टेंस दे देते हैं। तो अगर वो कॉइल का रेजिस्टेंस दे देंगे तो आप जानते हो कि पूरे कंडक्टर से दोगुना, मतलब ये एक कंडक्टर था उससे एक कॉइल बनी है, ठीक है। तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस दिया और कॉइल का चाहिए, तो उसको क्या करना पड़ेगा, ये 2C इज इक्वल टू Z, तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, अगर कॉइल का निकालना है तो हाफ हो जाएगा। बता रही समझ में, इस चीज को आप थोड़ा सा नोटिस करना है यहाँ पे, बस और कुछ नहीं है इस फार्मूले में। आपका Z जो है वो क्या है, नंबर ऑफ कंडक्टर्स है, Z क्या है, नंबर ऑफ कंडक्टर्स, और A क्या है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, कितने पैरेलल पाथ उसमें बन रहे हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि फाइंड कर सकते हो, ठीक है गाइस। ओके चलिए अब जरा एक क्वेश्चन है आपको पुट अप करते हैं कि मान लीजिए आप लैप वाइंडिंग कर रहे हो, लैप वाइंडिंग में पैरेलल पाथ बहुत ज्यादा होते हैं। तो सीधा सा एक क्वेश्चन है, देखिएगा इसे, यहीं पे फिनिश कर दे रहे हैं इसे, ठीक है। अब आपकी कल से चलेंगे डीसी जनरेटर, ठीक है गाइस। कंस्ट्रक्शन पार्ट ओवर हो गया, ठीक है। डीसी मशीन की जो कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन में मोटर और जनरेटर डिफाइन नहीं हुआ, दोनों का कंस्ट्रक्शन सेम था अभी तक। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से आपका जनरेटर। तो अभी एक क्वेश्चन जरा करिए, क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कि कुछ इस तरह की कॉइल थी आपकी, यहाँ पे मान लीजिए 4 ब्रशेस लगे थे और चारों क्या कर रहे थे, करंट को कलेक्ट कर रहे थे, ये और ये इधर से प्लस, तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस, तो ये क्या होगा प्लस। तो इस तरह से सब करेक्ट एक जगह कलेक्ट होते हैं। मान लीजिए कि किसी वजह से एक ब्रश क्या हो गया, ये डैमेज हो गया, ये क्या हो गया, डैमेज हो गया। तो क्या होगा, अगर ऐसा होता है ये डैमेज हो गया, तो ये करंट यानी ये और ये वाली करंट, इससे जो भी करंट इस वाले पार्ट से और इस वाले पार्ट से वो कलेक्ट कर रहा था वो ब्रश, वो नहीं कर पाएगा। लेकिन ये वाला ब्रश तो कलेक्ट करेगा, ये पॉजिटिव या नेगेटिव ये तो करेगा। यानी आपकी वोल्टेज रेटिंग वो तो सेम रहेगी, वोल्टेज रेटिंग सेम रहेगी, करंट रेटिंग क्या हो जाएगा, करंट रेटिंग वो I/2 हो जाएगी। पहले की क्या